भी मुस्काए, यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही तिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। जोहार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है गांव गिराऊं। हम सब लोग जानते हैं कि झारखंड में जो लोग पशुपालन करते हैं, बड़े पैमाने पर सुकर का पालन होता है। हर गांव में कई बार लोग कहते हैं कि अगर आपने सुकर पालन किया हुआ है तो वो आपके लिए ATM के समान है, जब भी चाहें तो आप उसको कैश में बदल सकते हैं। तो किसानों की जो समग्र चिंता है वो इसको लेकर भी होती है कि जो सुकर पालन हम करते हैं उसके तौर तरीके क्या हैं, क्या वैज्ञानिक तरीके से हम उसमें कर सकते हैं नया, जिससे कि हम ज़्यादा उत्पादन ले सकें, उनको स्वस्थ रख सकें और हमारी आमदनी अच्छी हो। तो आज के कार्यक्रम में बात करना चाहते हैं ग्रामीण परिवेश में सुकर पालन पे, और इस पर बात करने के लिए हमने खास मेहमान को बुलाया है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज सेठ का, जोहार, नमस्ते किसान भाई, जो कृषि वैज्ञानिक है, बड़े कृषि वैज्ञानिक है। कृषि वैज्ञानिक गिरिडीह में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं। और हम लोग इस कार्यक्रम में आगे यह कोशिश करेंगे कि हम आपके फ़ोन कॉल्स भी लें। अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे तो हम उनको भी लेंगे, और उसका नंबर भी हम आपको एक बार बता देते हैं, फिर आप स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। यह नंबर है 0651, जो रांची का कोड है STD कोड 22822607, मतलब 0651 जो रांची का STD कोड है उसको लगाएंगे। उसके बाद 228226 और 7 ये नंबर है। ये नंबर हम बार बार बीच में रिपीट भी कर देंगे ताकि अगर आप फ़ोन करना चाहें तो आप आसानी से फ़ोन कर सकें। तो डॉक्टर सेठ, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। जोहार। पहले तो यही बताइए कि जो लोग भी सुकर पालन करते हैं, अगर किसी को नया करना है तो पहली दफ़ा उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अगर उसको स्टार्ट करना है तो? हाँ बिल्कुल, हम लोग का पशुधन, हम लोग का समाज में, अगर भारत देश का हम लोग बात करें, जो ग्रामीण परिवेश है, तो वहाँ देखिएगा पशुधन खास करके आजीविका के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक गहरा संबंध रखता है। और पशुधन में अगर हम लोग देखें छोटे पशुओं में, जैसे बकरी है, भेड़ है, सुकर है, तो इसमें सबसे अधिक अगर मुनाफा है तो सुकर पालन करके हम लोग मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। सुकर पालन से अधिक मुनाफा इसलिए कमा सकते हैं चूँकि ये कम पूंजी में, कम समय में और कम लागत में अधिक मुनाफा देता है। अन्य जानवरों के, चाहे अन्य पशुधन को हम लोग देखें, खास करके छोटे पशुओं को, तो सुकर में प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होता है। ये एक बार में औसतन 8 से 12 बच्चे पैदा करते हैं और साल में 2 बार बच्चे इन लोग देते हैं। अगर आधुनिक तरीके से हम लोग सुकर पालन करें तो देसी नस्ल के अपेक्षा आधुनिक तरीके से जो अच्छे नस्ल हैं, उन्नत नस्ल के सुकर को पालेंगे तो 5 गुना हम लोग अधिक लाभ कमा सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम लोग इसकी खपत देखें, अगर मांस उत्पादित जो पशुधन है तो सबसे ज़्यादा सुकर मांस का खपत बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग झारखंड का भी बात करें तो झारखंड में हम लोग का 97 से 98% जो लोग हैं मांसाहारी हैं, और सुकर पालन करके एक मांस का तो खपत हो ही जाता है, साथ ही जो कमज़ोर तबके हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिनको शारीरिक मजबूती चाहिए, जिसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, और आसान से, मतलब कम लागत में, कम पूंजी से हम लोग कम खर्चे करके हम लोग प्रोटीन का जो ले सकते हैं, तो सुकर मांस से हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा एक कहावत है चीन में, अधिक सुकर, अधिक खाद, अधिक अनाज। मतलब अगर हम लोग अधिक सुकर पालन कर रहे हैं तो हम लोग को खेत से अनाज हम लोग बहुत ज़्यादा, अधिक से अधिक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो हम लोग का परिवेश में, जो ग्रामीण परिवेश में खास करके सुकर पालन को निम्न कोटि के देखा जाता था, खास करके उस समय कमज़ोर तबके के लोग करते थे, लेकिन पिछले 2-3 दशक से जब सुकर पालन, जो आधुनिक सुकर पालन का तरीका आया, वैज्ञानिक ढंग से लोग सुकर पालन करने लगे, तो अधिक जब मुनाफा
नज़र आने लगा तो शिक्षित जो युवक युवतियाँ हैं वो भी इसमें अधिक रुचि ले रहे हैं और शुक्र पालन की तरफ अग्रसरित हुए हैं। और कोई जो रोजगार युवक है जो रोजगार कर रहे हैं, वैसे युवक जो जैसे बैंक में नौकरी कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट किए हुए हैं, कोई छोटा नौकरी कर रहे हैं और नौकरी छोड़ के शुक्र पालन कर रहे हैं, जो कि इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड में इसका कुछ युवक तो ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष 10 से 12 लाख रुपया तक कमा रहे हैं और वो स्वयं का रोजगार है, स्वयं का प्रबंधन है और किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है, टाइम का पर ये नहीं है, सवाल नहीं है। तो ऐसे में शुक्र पालन करके वो लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आप बता रहे थे कि नस्लों की चर्चा आपने की। हाँ, जैसे झारखंड में जो लोग शुक्र पालन करते हैं, यहाँ कौन कौन सी नस्लें आप लोग करते हैं? शुक्र पालन को अगर हम लोग ध्यान केंद्रित करें तो पूरे देश को अगर हम लोग देखें तो हम लोग का झारखंड राज्य जो है तीसरे स्थान पे शुक्र उत्पादन पे, शुक्र पालन पे मतलब स्थान रखता है। पहला स्थान रखता है आपका उत्तर प्रदेश, उसके बाद असम, असम के बाद हम लोग का झारखंड है। झारखंड में अगर हम लोग देखें इसका जनसंख्या के दृष्टि से, पशुधन का जनसंख्या के दृष्टि से, तो करीब करीब इसमें 12 मिलियन का इसमें जनसंख्या रखता है शुक्र में। और ये 14% जो है पूरे देश का शुक्र का ये अपना स्थान ग्रहण करता है। और अगर हम लोग नस्ल की बात करें तो देसी की तुलना में जो विदेशी नस्ल हैं, चाहे उसको हम लोग संकर नस्ल कहें, जो यहाँ पे हैं उस पर अधिक हम लोग लाभ लेते हैं। जैसे देसी नस्ल के अलावे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भारत देश में पहली बार एक झारसुक नाम का शुक्र नस्ल का प्रजाति का विकसित किया गया है, जो झारखंड में तो प्रचलित है ही, लेकिन झारखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, असम है, मिजोरम है, मणिपुर है, सिक्किम है, इन सब के साथ अब दक्षिण भारत में भी इसका प्रचार प्रसार होने के बाद यहाँ के जो कामगार जाते हैं रोजगार के लिए, उनके साथ ये झारखंडी शुक्र भी साथ में जाता है, जिसके चलते वहाँ भी प्रचलन झारसुक का बढ़ा है। और ये देसी नस्ल के अपेक्षा काफ़ी सुदृढ़ होता है, कद काठी इसका लंबा चौड़ाई अच्छी होती है, बच्चा देने की क्षमता 10 से 12 औसतन है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है, बीमारी नहीं फैलती। दूसरी है कि झारखंड का जो संस्कृति है जिसमें जो पशुधन का प्रयोग किया जाता है, खास करके शादी ब्याह में, चाहे आपका पूजा पाठ में, चाहे धान की रोपनी हो, कटाई हो, जो अपना गुरु कुल देवी कुल देवता का जो उसमें बलि चढ़ाते, खास सेक्रीफाइस करते हैं, उसमें काले रंग का शुक्र का प्रयोग करते हैं। तो झारसुक भी काले रंग का है और उन लोग का सांस्कृतिक परिवेश में ये अच्छी तरह से मतलब समाहित है, जिसके चलते यहाँ के किसानों का लाइकिंग बढ़ा है इसमें। इसके अलावे झारसुक के अलावे हम लोग हेम्पशायर नस्ल का जो शुक्र है उसको भी हम लोग सलाह देते कि इसका पालन करें। इसके अलावा सफ़ेद रंग के जो शुक्र हैं, लैंड्रेस है, लार्ज यॉर्कशायर है, टेमवर्थ है, रशियन चरमुखा, ये खास नस्ल 5-6 जो नस्ल हैं ये झारखंड में अच्छे ढंग से यहाँ के जलवायु के अनुसार पालन कर सकते हैं और इसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा झारसुक, हाँ, ज़्यादा झारसुक का नस्ल का मतलब एडोप्शन ज़्यादा हुआ, उसका अभिकरण बहुत ज़्यादा हुआ है। और ख़ास करके झारसुक से ही यहाँ के जो नवयुवक चाहे जो इसमें व्यवसाय कर रहे, वाणिज्यिक व्यवसाय कर रहे हैं, उसको अब हम लोग वाणिज्यिक व्यवसाय कर रहे हैं, केवल शुक्र पालन नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग वाणिज्यिक व्यवसाय कर रहे हैं। और इसमें देखेंगे कि एक एक जो इसमें एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी बोलते हैं हम लोग उसको, उद्यमी है 200-250 शुक्र रखे हुए हैं। और एक साल में औसतन अगर झारखंड का हम लोग देखें तो 3 लाख से लेकर 15 लाख रुपया तक यहाँ के युवक जो शुक्र पालन में लगे हैं वो कमा रहे हैं, सालाना कमा रहे हैं। एक अच्छी आमदनी है। बिल्कुल। और हम लोग और सवाल डॉक्टर सेठ से पूछेंगे। आपके स्क्रीन पे वो टेलीफोन नंबर है जिस पर आप रिंग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो। मैं नंबर दोहरा भी देता हूँ आपके स्क्रीन पर, हालांकि वो लिखा हुआ है, फिर भी ये नंबर है 06-0651 2282-607 0651 जो रांची का STD कोड है और फ़ोन नंबर है हमारा 2282-607। तो आप सीधे सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। सर, आप बात कर रहे थे कि झारसुक जो है वो बीमारी रहित प्रजाति है, तो सामान्यतया कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं शुक्रों में? देखिए, शुक्र पालन में कुछ खास बीमारियां हैं, उसको ध्यान में रखना जरूरी है।
खास करके अगर सूखल परान की बात करें जिसमें बीमारियां आती हैं, तो एक है स्वाइन फीवर, सुकर ज्वर जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर आपको याद होगी तो पिछले वर्ष सुकर ज्वर से काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ, चूँकि ये सुकर जो ज्वर है ये तेज़ बुखार के साथ आती है और इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, अत्यधिक मृत्यु दर होती है। कभी कभी 100% तक मृत्यु दर हो जाती है, तो कभी कभी पूरे फार्म में ही मृत्यु हो जाती है, पूरा फार्म मतलब नुकसान हो जाता है। तो इसमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें हम लोग अगर रोग नहीं हो, बीमारी नहीं फैले, और ये चूँकि विषाणु युक्त मतलब विषाणु से फैलने वाली बीमारी संक्रमित होती है, अगर आपके फार्म में बीमारी होगी तो दूसरे गांव में या तो दूसरे राज्यों तक ये फैल जाती है। तो इसको बचाने से ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है, और जागरूकता किस में करनी है? टीकाकरण करनी है। अगर सुकर ज्वर का टीकाकरण हम लोग प्रतिवर्ष एक बार कर दें तो हम लोग इस बीमारी से निदान पा सकते हैं। और 1 ml का इसमें टीकाकरण करना पड़ता है, और गले के पास चमड़ा में हम लोग अगर 1 ml टीकाकरण कर दे तो साल भर हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि ये बीमारी नहीं फैलेगी। साल में एक बार टीकाकरण। उसके अलावा देखेंगे कि मुंह में और पैर में सुकर का घाव हो जाता है, जिसको हम लोग खुरा चपका कहते हैं। तो खुरा चपका के लिए भी अगर हम लोग टीका कर दें, साल में इसमें 2 बार करें, 1 साल में 1 बार भी कर सकते हैं किसान, लेकिन 1 बार लगा देना चाहिए। अगर जो किसान सक्षम है, जो जागरूक किसान है, 2 बार अगर लगाए 6-6 महीना में, तो खुरा चपका का बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा देखेंगे कि सुकर में पेचिस का, जिसको हम लोग डायरिया बोलते हैं, डायरिया का भी इसमें प्रकोप होता है। चूँकि डायरिया साफ़ सुथरा नहीं रखने के कारण डायरिया फैलता है। तो अगर हम लोग सुकर का जो आवास है, एक तो वैज्ञानिक तरीक़ा से बना लें और उसका प्रबंधन अच्छे से सीख लें और साफ़ सुथरा रखें, तो ये डायरिया की बीमारी नहीं होगी। अब मैं आपको रोकूंगा कि एक दर्शक हमारे फ़ोन लाइन पर हैं, वो फ़ोन करें। जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। एक दर्शक हमारे हमसे जुड़ रहे हैं और उनकी आवाज़ अभी नहीं आ रही तकनीकी कारणों से, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं वो बताइए, और आपका जो सवाल है उसको आप पूछ सकते हैं। जी, ये मुझे लगता है कि ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे टीकाकरण कराते हैं, यही सवाल है आपका ना? हाँ जी। जी, टीकाकरण। जी। तो देखिए, आपको सुकर ज्वर का टीका करना है और इसको करना ही चाहिए। अभी आप तो जागरूक हो गए, पहले तो टीका नहीं मिलती थी। 8-10 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो सभी जगह किसानों को आसानी से नहीं मिल पाती थी। और जो कृषि विज्ञान केंद्र है, चाहे बिरसा कृषि विद्यालय में रांची वेटनरी कॉलेज है, चाहे IVRI बरेली, चाहे आपका कलकत्ता बेलगछिया से लोग वैक्सीन लाते थे। अब झारखंड में भी आप उपलब्ध हो गया है। यहाँ कांके में इसका टीका का बनने का वहाँ पे संस्था है, वहाँ पे आप जाके स्वाइन फीवर वैक्सीन के नाम से आप ले सकते हैं। और साल में आपको 1 बार टीकाकरण करना है। और चमड़े, गले के पास, यहाँ पर देखिए, गले के पास ऐसे चमड़ा खींचेंगे और वहाँ पे 1 ml आप सबक्यूटेनियस मतलब चमड़े में आपको दे देना है, तो साल भर के लिए निश्चित होंगे। और ये टीकाकरण करना बहुत ही ज़रूरी है, चूँकि इसमें मृत्यु दर बहुत अधिक होती है, आपको नुकसान काफ़ी कराता है ये। तो इस बीमारी को ठीक रखना जरूरी है। इसका पहचान ये है कि तेज़ बुखार आएगा। तेज़ बुखार करने का मतलब है 102, 103, 104 तक आपका डिग्री तक का आपका बुखार रहता है। और शरीर में देखेंगे लाल रंग का धब्बा पूरे शरीर में आ जाता है। कभी कभी देखेंगे कि नस फट जाता है। अब बहुत जल्दी जल्दी ये बीमार होकर मरने लगते हैं, मृत्यु होने लगता है। तो इसका मुख्य लक्षण ये है। जब इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो देखेंगे कि आंत में एक बटन जैसा बना हुआ, जैसे हम लोग का शर्ट का बटन होता है, तो देखेंगे आंत में 5-6 बटन आप गिन सकते हैं, बटन जैसे ही रहता है। तो इसको समझिए कि ये सुकर ज्वर बीमारी है। अच्छा, तो उसका टीकाकरण कराना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और किसी दर्शक को सवाल पूछ रहा हूँ तो सुनिए ना सर, सवाल जवाब सुन लीजिए एक बार। हाँ, हेलो सर। जी बोलिए। हमारा जो है ना प्रॉब्लम एक और है, जैसे हमारा बवासीर है, हमारा बधिया है, इस कारण से हमेशा बुखार आते रहता है। जी बताइए। जी, जैसे आपका बधियाकरण कब कराएं आप, या अगर बधियाकरण करवाएं नहीं है अभी तक। हाँ, तो बधिया बढ़ चुका है और इसी कारण तो बुखार भी आता है, कमजोरी भी आने लगता है। हाँ ठीक है। ब्लड भी आने लगता है। हाँ, जब भी आपको शुकर को बधियाकरण करना है, 2 महीने की उम्र में बधियाकरण करना है। अगर बधियाकरण के बाद अगर बुखार आता है तो नॉर्मल आपको जेंटामाइसिन एक दवाई है, इंजेक्शन है,
तो 3 ml अगर हम मांस में लगा देंगे तो ये बुखार ठीक हो जाएगा। दूसरे कि मौसम के अनुसार भी आप देख लें कि मौसम उतार चढ़ाव होता है, उस समय भी बुखार का मतलब चांस बढ़ जाता है, उसको आपको ध्यान देना है। दूसरी है कि अगर बवासीर जो बोल रहे हैं अगर निकल गया है पीछे एनस में मल द्वार के पास निकल गया है तो उसमें मल द्वार के पास निकला हुआ है। हाँ, तो उसका आप छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसको आपको सीख लेना है। और आपका 2 जगह इसके लिए प्रशिक्षण होता है सीखने के लिए। एक तो कृषि विज्ञान केंद्र पूरे जिले मतलब झारखंड के 24 जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक ब्लॉक में पशु चिकित्सक होते हैं, वहाँ भी संपर्क स्थापित करके इसको कर सकते हैं। या तो फिर रांची वेटनरी कॉलेज जाके ट्रेनिंग लेके इसको आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप उसमें एक लोकल एनेस्थेसिया देके उसको अंदर डाल दें और 1-2 सूचर कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और उसके अलावा आपको जो गर्म वाला जो खाना होता है, खाने में उसका जो आहार देते हैं जो ज़्यादा जिसमें गर्मी पैदा होता है, वो आहार को कुछ दिन के लिए उसको बंद कर देना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। और भी कॉलर हमारे और भी कोई दर्शक सवाल पूछना चाहते हो तो वो पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर हमारे स्क्रीन पे फिर आ गया है, आप उसको देख लीजिए। मैं बोल भी दे रहा हूँ, ये है 0651 22822607 0651 22822607। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम में डायरेक्टर लाइव। सर, ये आप बता रहे थे कि खुरा चपका रोग होता है, इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो खुरा चपके के बाद देखिए नॉर्मली जो हम लोग का ये तो टीकाकरण से ठीक हो जाएगी जी। अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग जो एंटीबायोटिक्स हैं, हायर एंटीबायोटिक्स जिसको बोलते हैं, वो देंगे। उसके साथ में विटामिन्स देंगे तो वो चूँकि विषाणु युक्त है तो ये ठीक हो जाएंगे। इसको आपको प्रिवेंशन करना है, तो हाँ, परहेज रखने से ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा शुक्र में जो आपको बीमारी होती है, चर्म रोग देखेंगे उसमें खूब होती है। कभी आप रोड साइड में चाहे गांव में अगर घूमने गए, फील्ड डे वगैरह करने गए हैं, चाहे किसान भी, उसको भी ये समस्या रहती है कि मेरा शुक्र दीवार में रगड़ रहा है, तो खुट्टा में रगड़ रहा है, तो सफ़ेद सफ़ेद पूरे शरीर में चमड़े में दिखता है, तो वो चर्म रोग है। तो सबसे अच्छा चर्म रोग के लिए घरेलू उपाय ये है, अगर किसान भाई के पास नीम का तेल या तो करंज का तेल है तो 1 लीटर नीम का तेल या करंज का तेल लें, उसमें 10 ग्राम सल्फ़र जिसको हम लोग गंधक बोलते हैं, जो जड़ी बूटी दुकान में आसानी से बाज़ार में मिलता है, लोकल बाज़ार में भी मिलता है, लोकल हाट बाज़ार में मिलता है, उसको 10 ग्राम हम लोग उसमें मिला देंगे। उसके साथ हम लोग कपूर मिला देंगे, जो पूजा की आरती के समय जो यूज करते हैं, उसको जो प्रयोग करते हैं, उसको 2 पुड़िया उसमें डाल देना है, मोटा मोटी उस भी 10 ग्राम हम लोग उसको डाल देंगे। और सबको मिलाने के बाद शुक्र को हम लोग नहला देंगे। नहलाने के बाद उसमें वो तेल को लगा देंगे। अगर हम लोग प्रति 15 दिन में अगर हम लोग लगा दें, कहने का मतलब महीने में 2 बार भी इसका प्रयोग करते हैं तो चर्म रोग से हम लोग निजात पा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग चर्म रोग के लिए कुछ दवाएँ हैं, टीबर्ग है, उसके बाद कीटनाशी दवा जो है उसको दे सकते हैं, जैसे अल्बेंडाजोल है, फिर आइवरमेक्टिन दवा बहुत प्रचलित है, किसान लोग जान रहे इसको, तो आइवरमेक्टिन का दवा हम लोग दे दें। 1 ml देना, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। अब बड़ा जानवर जो है उसको हम लोग 3 ml देंगे। जो शुक्र 100 किलो से पार है, 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल की हो गई है, उसको हम लोग 3 ml तक दे सकते हैं आइवरमेक्टिन। तो देखेंगे कि जो बाह्य परजीवी है और अंदर पेट के में जो कीड़ा है और बाहर का जो कीड़ा परजीवी है, दोनों एक साथ में ठीक हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। और आप बता रहे थे कि आहार प्रबंधन भी ज़्यादा जरूरी बिल्कुल है, और आवास प्रबंधन, अगर हम शुक्र पालन में अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो संतुलित आहार देना बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे कि जो व्यावसायिक शुक्र पालन कर रहे हैं, आज का जो आधुनिक शुक्र पालन कर रहे हैं लोग, वो देखेंगे कि 80% जो खर्च होती है आहार प्रबंधन में होती है। अगर किसान भाई इसको सीख लेते हैं कि 80% को हम कितना कम कर सकते हैं, तो मेरा लागत यहीं पे कम हो जाएगी, और जितना कम लागत होगा मुनाफा उतना अधिक बढ़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 80% खर्च है उसको हम लोग प्रबंधन करते हैं। पहले तो देखते हैं कि हम लोग का ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण के आसपास में किन किन चीज़ों की सुविधा है। तो देखेंगे कि मकई की सुविधा होती है, खुदी चावल जो बोलते हैं, चावल जो टूटा चावल, उसकी सुविधा मिल जाती है, टूटा हुआ बरबट्टी मिल जाता है, मड़ुआ मिल जाता है हम लोग का झारखंड में।
इमली भी मिल जाता है। हम लोग का जो चूँकि जंगली क्षेत्र है, जंगल हम लोग का 32% है झारखंड में, तो इमली का भी आसानी से हम लोग का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग जो 50-60% हम लोग जो एनर्जी में खर्च करते हैं, ऊर्जा के रूप में मकई का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम लोग मकई में चूँकि खर्चा ज़्यादा होगा, तो इसको हम लोग 50% हम लोग इमली का बीज से भी हम लोग उसको बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा 30% हम लोग खुदी चावल से भी बदलाव कर सकते हैं, मड़ुआ से बदलाव कर सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे खर्च का हम लोग कटौती कर सकते हैं और अच्छा आहार बन जाएगा। इसके अलावा हम लोग चूँकि उसमें तेल की भी ज़रूरत है, मतलब खल्ली की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, तो हम लोग तीसी खल्ली का प्रयोग करें। चूँकि बादाम का खल्ली और सरसों का खल्ली काफ़ी कीमत वाली होती है, तो हम लोग वैसे में तीसी का खल्ली प्रयोग करें। जहाँ तीसी का नहीं है वहाँ पे हम लोग बादाम का भी और सरसों का भी अगर है तो उसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा हम लोग चोकर हम लोग देंगे। चोकर हम लोग 16 से 18% तक देते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि हम लोग मछली चूर्ण उसमें मिलाते हैं, 3% तक मिलाते हैं। तो मछली चूर्ण में देखिएगा कि किसान लोग को थोड़ा सा खर्चीला पड़ जाता है, और चूँकि हम लोग का समुद्र एरिया नहीं है कि मछली हम लोग को आसानी से मिले। हम लोग को बरसाती मछली जो मिलती है नदी नाला में, उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको सोयाबीन से अगर उसको रिप्लेस कर दें मछली चूर के जगह पे, तो ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग आहार प्रबंधन को मिलाएंगे। लेकिन इसके साथ में 2 चीज़ और करना चाहिए। जी बताइए। कम से कम अगर हम लोग 1 क्विंटल का हम लोग आहार बना रहे हैं, तो उसमें आधा किलो नमक ज़रूर मिलाएं। उसके साथ आधा किलो खनिज लवण भी मिलाना चाहिए, तब ये जो आहार आपका होगा पूर्ण रूप से संतुलित होगा। इसके साथ आप चाहते हैं तो 10 मिलीग्राम रोबी मिक्स, या तो उसको प्रोबायोटिक्स हम लोग बोलते हैं, प्रोबायोटिक्स भी देने से शुगर का जो शरीर है हमेशा हेल्दी बना रहेगा, किसी तरह का बीमारी होने का चांस कम बना रहता है। इसके अलावा अगर जो शुगर पालक जो शहरी इलाका में लोग कर रहे हैं, तो वहाँ देखेंगे कि होटल है, ढाबा है, बड़े बड़े हॉस्टल भी हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी का हॉस्टल है, जब बड़े बड़े जो NH के किनारे, हाईवे के किनारे जो अगर शुगर पालक हैं, तो वहाँ पे ढाबा का कमी नहीं है, रेस्टोरेंट का कमी नहीं है। तो होटल का जूठन से हम लोग मतलब नहीं के बराबर का कीमत में हम लोग शुगर पालन कर रहे हैं। और वैसे हम लोग का झारखंड में, खास करके रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में भी, इन सब एरिया में होटल का जूठन से ही शुगर पालन कर रहे हैं और बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं। और वैसे बहुत सारे किसान हैं जिसको हम लोग जानते हैं, जैसे अगर हम लोग सरायकेला की बात करें तो चैतन मुर्मू जी हैं, आपका सुमरई हैं, उसके बाद गुरुपद हैं। ये सब 8 से 10 लाख रुपए केवल होटल का जूठन से, कुसा मार्टिन का कैंटीन है वहाँ से हम लोग लाते हैं। उसी तरह से रांची में भी आपका औरगौड़ा क्षेत्र में सूरज हैं, आपका महावीर का नाम काफ़ी फेमस है यहाँ पे, जो शुगर पालन आज से 20 साल पहले किए थे। और उनके पास कभी भुजा बेचते थे, आज अभी कोंटेसा में चढ़ते, उसका कहानी हुआ था। उस समय तो हम लोग स्टूडेंट थे, लेकिन उस समय वो शुगर पालन बहुत बढ़िया करते थे। वैसे काफ़ी लोग हैं। तो दाना मिश्रण में अगर हम लोग रखेंगे तो थोड़ा सा कॉस्टली होगा। तो अगर दाना मिश्रण भी ले रहे हैं तो कभी कभी हम लोग जो इस तरह का जो सुविधाएं हैं, लोकली अवेलेबिलिटी जो है, लोकल में जो पाया जाता है, उससे भी रिप्लेस करें। दूसरी, अगर हम लोग एक टाइम, अगर हम लोग 3 वक्त हम लोग उसको खाना दे रहे हैं, और अधिकतम खाना आपको 2.5 किलो से 3 किलो ही देना है, जो वयस्क हैं उसको। ऐसे तो वजन के अनुसार आपको खाना देना है। जो छोटे हैं 20 किलो के हैं उसको आधा किलो से पौने किलो तक देना है, और 30 किलो से 40-45 किलो के हैं उसको 1 से 1.5 किलो देना है। उसके बाद आपको 60 किलो, 80 किलो, 90 किलो हो गया है तो उसको हम लोग 2.5 किलो से 3 किलो तक का देना है। और दिन में एक ही बार नहीं देना, उसको बाँट के देना है, सुबह, दोपहर, शाम में। तो हम लोग 3 बार, तो उसमें क्या होगा कि उस सुपाच्य रूप से करेगा, उसका शारीरिक वृद्धि बढ़िया होगा। और शुगर में एक चीज़ है कि अगर 1 किलो दाना खा रहा है तो 3.5 किलो उसको मांस में परिवर्तित करता है। ये पशुधन में सबसे खासियत शुगर में ही है, जो दूसरे पशुधन में नहीं है। इसके अलावा हम ये कहना चाह रहे थे कि एक टाइम अगर हम लोग घास खिलाएं, या तो एक टाइम हम लोग चरा दें, 2-3 घंटा लगा, जिसके पास सुविधा है वो चराने के लिए ले जाएं। अपने मतलब देख रेख में चराना है ना, नहीं तो दूसरे के खेतों में जो फसल लगी है उसको उन लोग बर्बाद करते हैं, या तो फिर लड़ाई का घर बन जाता है। तो अपने देख रेख में अगर 2-3 घंटा चरा लें तो एक टाइम का एक तो खाना बचत हुआ, दूसरी उसका जो शारीरिक मूवमेंट होता है
तो उससे क्या होता है कि उसका शारीरिक वजन बढ़ता है और मीट जो उसका मांस है वो अच्छा स्वादिष्ट भी बनता है, टेंडरनेस उसमें अच्छा होता है। दूसरा कि खनिज लवण जो हम लोग दे रहे थे वो हमको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जितने विटामिन्स है उसको स्वाभाविक रूप से नेचुरल तरीके से तो चला रहे हैं एक बार जी। चलिए, अब हमारे पास 1 ही मिनट है कार्यक्रम में, तो हम अंतिम सवाल ये पूछना चाहते हैं, जैसे भाई मौसम बदल रहा है, गर्मी था अब ठंड का मौसम आ गया, तो इस मौसम के बदलने का भी क्या असर पड़ता है क्या सुअर हाँ को? क्या करना बिल्कुल, चाहिए? जैसे जैसे मौसम बदलती है उसमें कोई भी पशुधन व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं चाहे पारंपरिक तरीके से कर रहे हैं, उसमें ध्यान देना चाहिए। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है उसके हिसाब से पशु आवास में भी चेंज करना चाहिए। खास करके जैसे अभी ठंडा का मौसम आ गया है तो हम लोग पशु आवास में चेंज ये तब्दील करेंगे कि जो छत है उसको सफ़ेद रंग से चूना से रंग देंगे तो सूरज की रोशनी ज़्यादा है उसमें ये करेगा, सफ़ेद नहीं काले रंग से करेंगे हम लोग, और गर्मी के दिन में सफ़ेद रंग से करेंगे। दूसरा कि हम लोग वेंटिलेशन उसमें रखें, हवादार रोशनदान रखें कि धूप की उसमें गर्मी आ पाए, धूप उसमें झुके, जिससे कि हम जो जर्म्स है, जो कीड़े मकोड़े हैं, जो जीवाणु है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा शरीर में आवास में गर्मी रहेगा। उसके बाद उसमें पुआल बिछा दें, खिड़की में बोरा लगा दें, या तो अगर हम लोग खिड़की लगा सकते हैं दरवाज़ा का तो वो, नहीं तो कम से कम बोरा या तो पुआल से उसको ये कर देंगे। नीचे पुआल का चाहे लकड़ी का जो बुरादा होता है उससे हम लोग उसका बेड बना सकते हैं। खास करके जो प्रसूति सुकर है उसके लिए, छोटे जो बच्चे हैं छोने हैं उसके लिए विशेष व्यवस्था करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ख्याल रखना पड़ेगा आपको, तो आप अच्छे तरीके से पशुओं की देखरेख कर सकते हैं, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो आपको घाटा नहीं हो, तो आपके जानवर बीमार न पड़े, इसका ख्याल रखना चाहिए। और अंतिम में अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हो, जो कोई सवाल नहीं है मेरा, तो आप हाँ बिल्कुल, सुकर पालन में जो किसान ध्यान देना चाहिए, पिगलेट एनीमिया में जो छोटे सुकर खून की कमी से मृत्यु दर अधिक हो जाती है। किसान को देखने में तो बड़ा खुशी होता है कि 8-10 बच्चे हुए, लेकिन 8-10 बच्चे को बचाना ज़रूरी है। तो उसका तैयारी जब मदर जो है, मादा जो सुकर मादा है, वो गाभिन है, उसी समय से कैल्शियम खिलाना ज़रूरी है। और कैल्शियम ना मिले तो कम से कम 250 ग्राम अगर मड़ुआ खिला देते हैं तो पिगलेट एनीमिया नहीं होगा। और दूसरी है कि इस समय में ठंडे के समय अलाव का भी व्यवस्था करना चाहिए और विटामिन ज़रूर दें, कम से कम सप्ताह में 1 बार दें, उसके बाद नहीं दें। और रात में जो इसमें एक और मैं जाते जाते बता दूं, जो सुकर पालक हैं कभी कठिनाई से गुजरते हैं, रात में सुकर का बच्चा पैदा नहीं हो उसके लिए PG2 अल्फा एक इंजेक्शन आती है, समय पूर्णे से 114 दिन का गर्भावस्था होता है तो हम 112वां दिन में 13वां दिन में दे दें तो रात में बच्चा का जन्म होने का चांस कम रहेगा, वो दिन में ही बच्चा पैदा करेगा, जिससे उसको अच्छा लाभ मिल सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अब इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह आपसे इसी दिन इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जोहार। जोहार।